अचानक से वो इतना ज्यादा बर्ताव करने लगा है, इतना ज्यादा। लेकिन ईशान को इस बात की जरा भी परवाह नहीं थी कि वे क्या सोच रहे हैं। जिंदगी एक रंगमंच है और अभिनय ही असली है। फिलहाल उसकी भूमिका एक ऐसे आदमी की थी जिसकी याददाश्त पुडिंग ने बदल दी थी, जो स्मूथी के प्यार में डूबा हुआ था। इस तरह का प्रदर्शन वाकई बहुत आसान था। उसे बस उस बिगड़ैल कप्पा संजय की नकल करनी थी। जब वह स्ट्रॉ हैट पायरेट्स में था, तब संजय भी ऋतु पर इसी तरह फिदा रहता था। ईशान ने उसे कई बार डांटा था, इसलिए वह इस करतब से अच्छी तरह वाकिफ था। अजीब बात है कि हालांकि ईशान का प्रदर्शन अतिशयोक्तिपूर्ण लग रहा था, लेकिन जब कटकुरी और अन्य लोगों ने इसे देखा तो उन्हें इस पर जरा भी संदेह नहीं हुआ। स्मूथी भी पहले तो हैरानी से शर्मा गई। उसने झुककर शर्माते हुए ईशान के हाथ से फूल ले लिया। थैंक यू, स्मूथी हकलाते हुए बोली। उसने अपना हाथ अपने गाल पर रख लिया और शर्म से अपना चेहरा दूसरी ओर कर लिया। वह ईशान की नजरों से नजरें नहीं मिला पा रही थी। ईशान की प्रतिष्ठा उससे आगे थी। कटकुरी से भी ज्यादा अमीर, न सिर्फ बलवान बल्कि सुंदर। ईशान ने शुरू से ही स्मूथी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया था। जब बड़ी माँ ने पहली बार इस शादी की संभावना का जिक्र किया तो स्मूथी बहुत खुश हुई। उनका मानना था कि ईशान जैसा आदमी ही उनके लायक है। इसीलिए जब कल ईशान ने प्रस्ताव ठुकरा दिया था तो स्मूथी इतनी नाराज हो गई थी। लेकिन अब सब कुछ ठीक लग रहा था। पुडिंग ने उसकी याददाश्त जरूर बदल दी थी, जिससे वह उससे प्यार करने लगा था। यह सोचकर स्मूथी थोड़ी घबराई हुई भी थी और बहुत संतुष्ट भी। उसके अंदर एक मीठा सा एहसास उमड़ रहा था। ईशान, क्या तुम कुछ पीना चाहोगे? स्मूथी ने थोड़ा घबराते हुए पूछा। ईशान का चेहरा एक पल के लिए सख्त हो गया। उसने अपना सिर खुजाते हुए कहा, उफ प्यारी स्मूथी, क्या मुझे कुछ सामान्य चीज मिल सकती है? तुम्हें पता है कि मुझे वो अजीबोगरीब ड्रिंक्स ज्यादा पसंद नहीं हैं। जरूर जरूर, स्मूथी ने बिना किसी शक के जवाब दिया। उसने एक बड़ा सा तरबूज निकाला, उसे दोनों हाथों से पकड़कर घुमाया। लाल तरबूज का रस गिलास में टपकने लगा। फिर भी तरबूज का बाहरी छिलका बिल्कुल सही था, उस पर एक भी निशान नहीं था। जूस का गिलास ईशान को थमाते हुए उसने राहत की सांस ली। उसने गिलास उठाया, स्मूथी की तरफ एक रोमांटिक इशारा किया और फिर पास ही एक खाली मेज पर जाकर बैठ गया, ठीक उसी जगह के पास जहां लूफेल्ड, ड्रग पेकलो और उमित बैठे थे। ईशान ने अपना सिर घुमाकर लूफेल्ड और बाकी दोनों को घूरा, जो उसे स्तब्ध खामोश देख रहे थे। उसने झट से कहा, क्या देख रहे हो? पहले कभी किसी को अपने प्यार का इजहार करते नहीं देखा? उफ! तीनों अंडरग्राउंड बॉस सांस लेते हुए लगभग दम घुटने लगे। ये रवैया तो हद से ज्यादा बदल गया। वो अब भी हमारे साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रहा है? कटकुरी, जिसने यह बातचीत देखी थी, मन ही मन सोचा, लगता है पुडिंग ने ईशान की इन लोगों को नापसंद करने की याददाश्त नहीं मिटाई। खैर खैर, जब तक स्मूथी के साथ उसका रिश्ता पक्का है, यही मायने रखता है। जब माँ फिर से शादी की बात उठाएगी तो उसे इसका विरोध नहीं करना चाहिए, है ना? इस विचार को ध्यान में रखते हुए कटकुरी को अब यकीन हो गया कि कल रात खजाने के कमरे में घुसने वाला घुसपैठिया ईशान नहीं था। अब हमें बस भाई पेरोस्पेरो के खोज परिणामों का इंतजार करना है। कटाकुरी ने सोचा। उसका चेहरा गहरा गया। जो कोई भी केक द्वीप पर उपद्रव मचाने की हिम्मत करेगा, उसे भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। ईशान मेज के पास बैठा हुआ स्मूथी द्वारा निचोड़े गए तरबूज के रस को ध्यान से पी रहा था और उसके स्वाद से सुखद आश्चर्यचकित था।
उन्होंने गर्मजोशी से मुस्कुराते हुए अपना गिलास स्मूथी की ओर बढ़ाया। हालांकि जैसे ही स्मूथी ने ईशान की मुस्कान देखी, उसने घबराहट में अपना सिर घुमा लिया। मैं मैं सीधे उसकी आंखों में नहीं देख सकता। ईशान को अभी तक अंदाजा नहीं था कि स्मूथी उस पर फिदा हो चुकी है। मुस्कुराने के बाद उसने शादी स्थल पर नजर दौड़ाई और जल्द ही उसकी नजर फायर टैंक पायरेट्स के सदस्यों पर पड़ी जो उसके पीछे दाईं और एक मेज पर बैठे थे। फायर टैंक पायरेट्स गुंडों के एक समूह जैसे लग रहे थे। यह स्पष्ट नहीं था कि उनके कठोर हाव भाव उनके बॉस की शादी और कुंवारापन छोड़ने की वजह से थे या इसलिए कि उन्हें दिन की कार्य योजना पहले से ही पता थी। एक एक करके वे तनावग्रस्त दिखाई दिए। जब ईशान की नजर उन पर पड़ी तो कैपोन बेगे के लंबी लंबी बातों वाले अधीनस्थ वीटो ने ईशान को हल्का सा इशारा किया। ईशान ने कोई जवाब नहीं दिया। उसे ऐसे पेश आना था जैसे वो इन लोगों को जानता ही न हो। उसी समय लेजर डिस्ट्रिक्ट की रानी स्टुसी वहां पहुंची और उनके साथ कोई और नहीं बल्कि बिग माँ चारुलता लिनलिन थीं। वे दोनों आपस में बातें कर रही थीं और हंस रही थीं, बिल्कुल सगी बहनों जैसी लग रही थीं। बड़ी माँ के आते ही कई लोग उनका स्वागत करने के लिए खड़े हो गए। मामा, आज मैं बहुत खुश हूं कि मेरी पार्टी में इतने सारे मेहमान आए हैं। बड़ी माँ ने जोर से हंसते हुए सबका अभिवादन किया। माँ, कटकुरी उसके पास आया। उसके चेहरे पर ऐसा भाव था मानो उसके मन में कुछ चल रहा हो, पर वह बोलने में झिझक रहा हो। यह देखकर स्टुसी ने चतुराई से अपना मुंह ढक लिया और मुस्कुराई। ठीक है लिनलिन, मैं अपनी सीट ढूंढती हूँ, उसने कहा। फिर वह उस मेज की ओर चली गई जहां लू फेल्ड और बाकी लोग बैठे थे। जैसे ही वह ईशान के पास से गुजरी, उसने उसकी तरफ देखा। उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। ईशान ने स्टुसी के हाव भाव पर ध्यान नहीं दिया क्योंकि उसका ध्यान कटकुरी पर था, जो बिग माँ के कान में कुछ फुसफुसा रही थी। क्या वह कल रात की घटनाओं की रिपोर्टिंग कर रहा है? ईशान ने तरबूज का जूस पीते हुए सोचा और मन ही मन अनुमान लगाने लगा। निश्चित रूप से जब कटकुरी ने अपनी रिपोर्ट समाप्त की तो बिग माँ एक बार फिर जोर से हंसे और ईशान की ओर हाथ हिलाते हुए कहा, ईशान, आओ मेरी मेज पर बैठो। थोड़ी सी हिचकिचाहट के बाद ईशान खड़ा हुआ, आगे बढ़ा और बड़ी माँ के ठीक बगल में बैठ गया। स्वाभाविक है, अगर आप अभिनय कर रहे हैं तो आपको अपना किरदार पूरी तरह से निभाना ही होगा। इसलिए बैठते ही ईशान ने दोस्ताना अंदाज में कहा, मानो वह पिछले दिन की झड़प को पूरी तरह भूल गया हो। उसने मुस्कुराते हुए कहा, यह सम्मान की बात है। लगता है आज आप बहुत अच्छे मूड में हैं, बड़ी माँ। कटकुरी ने अभी अभी उसे बताया था कि पुडिंग ने अपना मिशन सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है, लेकिन उसने अभी तक खजाने के कमरे में घुसपैठ की सूचना नहीं दी थी। इसलिए जब उसने ईशान की बातें सुनी तो बड़ी माँ फिर से हंस पड़ी और खुद को यकीन दिलाया कि ईशान का रवैया वाकई बदल गया है। फिर उसने सीधे पूछा, ईशान, तुम कितने मजाकिया हो। हालांकि चाय पार्टी का निमंत्रण सिर्फ तुम्हारे लिए था, लेकिन उसमें यह नहीं लिखा था कि तुम दूसरों को नहीं ला सकते। तुम अपने समुद्री डाकू दल के उस विशालकाय रैडेन को अपने साथ क्यों नहीं लाए? ईशान का दिल धड़क उठा, पर उसने उलझन का नाटक करते हुए सहजता से कहा, ओह रायदीन। जैसे ही उसने सुना कि हम केक आइलैंड आ रहे हैं, उसने साफ मना कर दिया। पता नहीं क्यों। यह सुनकर बड़ी माँ का चेहरा एक पल के लिए काला पड़ गया। बचपन में मदर कार्मेल के शीप्स हाउस अनाथालय में रहने के कारण बिग माँ ने एल्बाफ में काफी समय बिताया था। हालांकि बाद में भूख के एक दौरे में गलती से विशालकाय बुजुर्ग योरुरु की हत्या करने के बाद उन्हें विधर्मी करार देकर निर्वासित कर दिया गया था,
फिर भी अंदर ही अंदर बिग माँ को इस घटना के लिए अपराध बोध का एहसास होता था। एल्बाफ में बिताया गया उनका समय उनके जीवन का सबसे सुखद समय था। इसी अपराध बोध के कारण ही बिग माँ हमेशा से दैत्यों के साथ अपने रिश्ते सुधारना चाहती थीं। बिग माँ के टोट्टो लैंड में अनगिनत प्रजातियां और दुर्लभ जीव जंतु एकत्रित थे, लेकिन एक समूह जो खास तौर पर गायब था, वह था दैत्य। उनकी शक्ति से किसी दैत्य को भी वश में करना मुश्किल नहीं होता, लेकिन वह ऐसा करना ही नहीं चाहती थीं। बड़ी माँ जानती थी कि ईशान के ड्रैगन हंटर पायरेट दल में रैडेन भी शामिल है, जो एक विशालकाय व्यक्ति था और कभी गुलाम था। उन्होंने यह बात पहले इसलिए उठाई थी ताकि देख सकें कि क्या ईशान रैडेन को केक आइलैंड पर बुला सकता है। वास्तव में यदि राइडेन आया होता तो उसे केक आइलैंड पर ईशान से अधिक नहीं बल्कि उतना ही ध्यान और समर्थन मिलता। लेकिन बदकिस्मती से ईशान ने झूठ नहीं बोला था। उसने रायदीन से एक बार पहले भी पूछा था, लेकिन रायदीन ने गहरी घृणा भरी नजरों से केक आइलैंड जाने की बात तक मानने से इनकार कर दिया था। यह घृणा दिल से निकली थी। हालांकि रैडेन कभी बिग माँ से व्यक्तिगत रूप से नहीं मिला था, फिर भी उसकी प्रतिक्रिया से पता चलता था कि पूरी विशालकाय जाति उनसे कितनी गहरी नफरत करती थी। उदासी की एक लहर अपने ऊपर महसूस करते हुए बिग माँ का मूड अचानक खराब हो गया और ऐसा लगा जैसे उनके आसपास का वायुदाब भी कम हो गया हो। लूफेल्ड और बाकी लोग, साथ ही फायर टैंक पायरेट्स के सदस्य, डर के मारे चुप हो गए। ये बड़ी माँ के विजेता की हकी अनजाने में बाहर निकल रही थी। इतने पास बैठे ईशान ने स्वाभाविक रूप से इसे भांप लिया। हालांकि उस पर इसका कोई असर नहीं हुआ, फिर भी वो थोड़ा चौंक गया। ईशान के अपने विजेता की हकी में एक शक्तिशाली उपस्थिति थी, लेकिन वह अभी तक इसे अनजाने में उस बिंदु तक जारी करने में सक्षम नहीं था जहां यह लोगों को प्रभावित कर सके। दूसरी ओर बिग माँ दशकों से एक प्रसिद्ध समुद्री डाकू थीं और उतने ही समय से अपनी हकी को निखार रही थीं। इस मामले में ईशान की कोई तुलना नहीं थी। उसका मूड खराब होते देख ईशान मुस्कुराया और मेज पर थपथपाते हुए बोला, चिंता मत करो। मुझे नहीं पता कि तुम मेरे विशाल क्रूमेट बिग माँ से मिलने के लिए इतनी उत्सुक क्यों हो, लेकिन अगर तुम उनसे मिलना चाहती हो तो हमेशा एक मौका मिलेगा। तुम सही कह रही हो। बड़ी माँ का मूड फिर से बदल गया और वह खिलखिलाकर हंस पड़ी, मामा। एक बार तुम्हारी और स्मूथी की शादी हो जाए तो तुम्हारे ड्रैगन हंटर पायरेट्स और बड़ी माँ पायरेट्स एक परिवार की तरह हो जाएंगे। हमें एक दूसरे से मिलने के खूब मौके मिलेंगे। ईशान बिना कोई जवाब दिए बस मुस्कुरा दिया, लेकिन उसके पीछे स्मूथी उतनी शांत नहीं थी। उसने अपने हाथों से अपना चेहरा ढक लिया, कटकुरी के पीछे छिपने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसकी ऊंचाई के कारण कटकुरी के लिए उसे प्रभावी ढंग से बचा पाना नामुमकिन था। इस बीच जैसे ही ईशान की बातों ने बिग माँ का मनोबल फिर से बढ़ाया, लूफेल्ड की मेज पर बैठे अंडरवर्ल्ड के आकाओं ने उलझन भरी नजरों से देखा। उन्हें मामला समझ नहीं आ रहा था। कल जब शादी की बात उठी थी तो ईशान तुरंत जाने पर अड़ा था, लेकिन अब उसने कोई आपत्ति क्यों नहीं जताई। दुनिया बहुत तेजी से बदल रही थी और वे उसके साथ तालमेल नहीं बिठा पा रहे थे। जबकि लूफेल्ड और अन्य लोग उलझन में थे, स्टूसी का दिल धड़क उठा क्योंकि एक भयानक संदेह अचानक उसके दिमाग में आया। सीपी शूनी की सदस्य के रूप में उसने वर्षों तक बिग माँ की दोस्त होने का नाटक किया था और बिग माँ पायरेट्स को अच्छी तरह से समझा था। ईशान के रवैये में अचानक आए बदलाव ने उसे बिग माँ की बेटी चारुलता पुडिंग की याद दिला दी। अरे नहीं, क्या ऐसा हो सकता है कि ईशान की याददाश्त पहले ही बदल चुकी हो? स्टूसी का दिल बैठ गया और उसने अपना सिर नीचे कर लिया। अपनी खूबसूरत टोपी के नीचे उसका चेहरा गहरा और भयावह हो गया।
हालांकि उस पल किसी ने उनके व्यवहार में आए बदलाव पर ध्यान नहीं दिया। बड़ी माँ का मूड ठीक हो गया था और नतीजतन उनके आसपास के सभी लोग फिर से मुस्कुराने और हंसने लगे थे। ईशान का ध्यान इंद्र की ओर गया। वह गरजता हुआ बादल जो हमेशा बड़ी माँ के सिर पर मंडराता रहता था। उसे एक विचार सूझा और उसने इंद्र की ओर हाथ हिलाया। इंद्र ने अपने बाल सुलभ स्वभाव से ईशान के इस दोस्ताना व्यवहार को तुरंत भांप लिया। अपनी छोटी बेसबॉल टोपी पहने गरजते बादल ने उत्सुकता से ईशान की ओर तैरते हुए पूछा, तुमने मुझे क्यों बुलाया? बड़ी माँ यह बातचीत देखकर क्षण भर के लिए अचंभित हो गईं और ईशान और इंद्र को गौर से देखने लगीं। एक हल्की सी आवाज के साथ ईशान ने अपने हाथ में बिजली का एक छोटा सा गोला बनाया और इंद्र की ओर उछाला। लो, तुम्हारे लिए कुछ स्वादिष्ट है, उसने मुस्कुराते हुए कहा। बिजली का गोला देखते ही इंद्र की आंखें चमक उठीं। उसने तेजी से गेंद को एक ही घूंट में निगल लिया। स्वादिष्ट? कितना स्वादिष्ट? इंद्र ने खुशी से कहा और उत्साह से ईशान के चारों ओर चक्कर लगाया। किसी चंचल पिल्ले की तरह जो और खाने की भीख मांग रहा हो, उसने जीभ निकालकर विनती की, मुझे और चाहिए, मुझे और दो। हालांकि ईशान ने इंद्र की बात अनसुनी कर दी और अग्नि की ओर भी हाथ हिलाया। जब अग्नि नीचे तैरकर आई तो ईशान ने एक काला अग्निगुब्बारा बनाया और उसे सूर्यमित्र की ओर फेंक दिया। कुछ ही समय में बिजली और अग्नि दोनों पर ईशान की महारत ने बड़ी माँ के दोनों वफादार सहायकों को पूरी तरह से जीत लिया। इंद्र और अग्नि दोनों ही ईशान की ओर आकर्षित होकर उसके चारों ओर मंडराने लगे। मामा! बड़ी माँ खुशी से यह दृश्य देखकर खिलखिलाकर हंस पड़ी। लगता है मैं सही थी। तुम सचमुच मेरे लिए एकदम सही जोड़ीदार हो, माँ। मैंने पहली बार इंद्र और अग्नि को किसी के इतने करीब देखा है। बिल्कुल, ईशान ने उसकी बात दोहराई, फिर ऐसे व्यवहार किया जैसे उसे अचानक कुछ याद आ गया हो। उसने बड़ी माँ से पूछा, वैसे आपने कहा था कि आप मुझे कार्तिक के बारे में कुछ बताएंगी, ठीक है? बड़ी माँ बहुत अच्छे मूड में थीं, बातचीत के लिए उनका उत्साह साफ बढ़ रहा था। बिना किसी हिचकिचाहट के उन्होंने बोलना शुरू किया। अब तक तो खबर सुन ही ली होगी, है ना? उस कार्तिक वाले ने एक बार फिर वानो कंट्री पर कदम रख दिया है। ईशान ने सिर हिलाया। कार्तिक का जिक्र सुनकर बाकी मेहमानों की भी दिलचस्पी बढ़ गई। ऐसा अक्सर नहीं होता था कि उन्हें एक सागर सम्राट दूसरे के बारे में बात करते हुए सुनने को मिले। बड़ी माँ ने अपनी उंगलियों पर गिनती शुरू की और कहा, चलो देखते हैं। एक बार, दो बार, तीन बार। पिछले कुछ वर्षों में कार्तिक ने वानो देश पर 13 बार हमला किया है। 13 बार। यह सुनकर ईशान समेत लगभग सभी लोग दंग रह गए। ईशान खुद को रोक नहीं पाया और पूछा, कार्तिक की ताकत के रहते वह वानो देश को तबाह करने में इतनी बार नाकाम रहा। क्या वानो वाकई इतना ताकतवर है? मामा, क्या तुम्हें लगता था कि कार्तिक हमेशा इतना ही मजबूत था जितना अब है? बड़ी माँ खिलखिलाकर हंस पड़ी। तुमने बिल्कुल गलत समझा है। उसके चेहरे के भाव थोड़े बदले और गंभीर हो गए। हालांकि दुनिया कहती है कि आमने सामने की लड़ाई में कार्तिक सबसे ताकतवर है, लगभग सभी जानते हैं कि वह कई बार पराजित और बंदी भी हुआ है। और यह कोई अफवाह नहीं है। कार्तिक हम सभी से लड़ चुका है, बाकी 3 सम्राटों से, जिनमें मैं भी शामिल हूँ। वह हार गया और एक बार मैंने उसे बंदी बना लिया और 2 बार व्हाइट बियर्ड ने। लेकिन बिना किसी अपवाद के हम में से कोई भी उसे नहीं मार सका। ऐसा कोई कैसे हो सकता है जिसे मारा न जा सके? अंडरवर्ल्ड के सरगनाओं में से एक लू फेल्ड ने बीच में ही कहा।
कार्तिक अजीब है, बड़ी माँ ने सिर हिलाया। अपनी अपार ऊर्जा के अलावा उसमें एक अनोखी क्षमता भी है। ऐसा लगता है कि वह किसी भी तरह के पर्यावरणीय बदलाव के साथ तालमेल बिठा लेता है। एक बार मैंने पेरोस्पेरो से उसे पूरी तरह चीनी में बंद करवा दिया था ताकि उसका दम घुट जाए, लेकिन किसी तरह वह उस चीनी के कोकून के अंदर सांस लेने में कामयाब रहा। किसी भी माहौल में ढल जाना। यह सुनकर ईशान को अचानक एक बात का एहसास हुआ। उसे पंख हजार द्वीप पर मौजूद ड्रैगन की याद आ गई, जो वेगापंख की एक रचना है। क्या कार्तिक में भी ऐसी ही कोई क्षमता हो सकती है? बड़ी माँ सच कह रही थीं, उन्हें कार्तिक को मारने का कोई तरीका नहीं मिला था। उनकी आत्मा फल शक्ति किसी की आयु निकाल सकती थी, लेकिन सिर्फ एक शर्त पर, उस व्यक्ति में जरा सा भी डर होना चाहिए। डर आत्मा को डगमगाने का कारण बनता, जिससे बड़ी माँ उसे निकाल सकती थीं। हालांकि कार्तिक, जो एक पागल इंसान था, उसे पकड़ लेने पर भी उनसे जरा भी डर नहीं लगा। नतीजतन उनकी शक्ति का उस पर कोई असर नहीं हुआ। कार्तिक का शरीर भी बड़ी माँ की तरह लोहे की तरह मजबूत था। कोई भी हथियार कितना भी तेज या शक्तिशाली क्यों न हो, उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकता था। बड़ी माँ ईशान को इतना महत्व इसलिए देती थीं क्योंकि न्यू एड सागर युद्ध के दौरान उसने अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया था, किसी और की आत्मा को सीधे अपने कब्जे में लेने की उसकी क्षमता। उनकी नज़र में अगर वह जान पाती कि ईशान ऐसी आत्मा संबंधी शक्तियों का इस्तेमाल कैसे करता है, तो शायद उन्हें कार्तिक को मारने का कोई रास्ता मिल जाता। तो तुम कह रही हो कि कार्तिक हमेशा से इतना मजबूत नहीं था, लेकिन लगातार चुनौतियों के चलते वह और भी मजबूत होता गया। क्या यही तुम्हारा मतलब है? ईशान ने पूछा। बिल्कुल, बड़ी माँ ने सिर हिलाया। इसीलिए वह लड़ने और आत्महत्या करने के लिए इतना जुनूनी है। कोई भी ताकत जो उसे मारने में नाकाम हो जाए, उसे मार डालेगी। ये एक ऐसी चीज है जिससे वो खुद को ढाल लेता है, लेकिन साथ ही वो चोटिल भी हो जाता है। आपने उसके पेट पर वो बड़ा सा निशान तो देखा ही होगा, है ना? हाँ? ईशान ने सिर हिलाया। मैं उस समय हैरान था। उसकी पुनर्योजी शक्ति के साथ यह समझ में नहीं आया कि वह निशान भी ठीक नहीं हो सकता। वह निशान शायद तब का रहा होगा जब वह पहली बार नई दुनिया में आया था, बिग माँ ने समझाया। कम से कम जब वह पहली बार मुझसे लड़ने आया था, तब तक वह निशान वहां पहले से ही था। और मुझे शक है कि वह निशान वानो कंट्री में किसी ने छोड़ा होगा। तो आप कह रहे हैं कि कार्तिक द्वारा वानों पर बार बार किए गए हमले बदले की भावना से किए गए थे? ईशान ने पूछा। ये बदला है, लेकिन चोट का नहीं, बड़ी माँ ने एक भयावह मुस्कान के साथ कहा। ये एक दोस्त की मौत का बदला है। दोस्त का बदला? ईशान ने हैरानी से पूछा। कार्तिक के दोस्त थे, और वानों में किसी ने उसके दोस्त को मार डाला। ज्यादा लोग इसके बारे में नहीं जानते। बड़ी माँ ने मेज से एक बड़ा डोनट उठाते हुए कहा, और उंगलियां चाटने से पहले उसे कुछ निवाले में खा गईं। उन्होंने आगे कहा, यह कहानी उन समुद्री लुटेरों ने सुनाई है जो कभी उनका पीछा करते थे। डोनट खत्म करने के बाद बिग माँ ने कहा, मुझे नहीं पता कि आपने सुना है या नहीं, लेकिन वानो देश में एक ड्रैगन हत्यारे समुराई के बारे में एक किंवदंती है। बहुत पहले एक दुष्ट ड्रैगन ने वानो के शहरों पर हमला किया था, लेकिन उसे रयुमा नाम के एक समुराई ने मार डाला था। रयुमा वानों के लोगों के लिए एक नायक बन गया, और उसके द्वारा मारे गए ड्रैगन की खोपड़ी को संरक्षित करके वानों में लोगों के दर्शन के लिए प्रदर्शित किया गया। उस किंवदंती का कार्तिक द्वारा वानों पर हमला करने से क्या संबंध है? लूफेल्ड और अन्य लोगों ने हैरान होकर पूछा। मामा,
जरूर इसका कोई रिश्ता है। बड़ी माँ खिलखिलाकर हंस पड़ी, क्योंकि उन समुद्री लुटेरों के अनुसार जो कभी उसका पीछा करते थे, वानों पर हमला करने के बाद कार्तिक को उस अजगर की खोपड़ी मिली और उसने उसे गले लगाकर फूट फूट कर रोया था। यह सुनकर सब दंग रह गए। बिल्कुल नहीं। कार्तिक का दोस्त, क्या वह ड्रैगन था? लेकिन ईशान का दिमाग तेजी से चल रहा था। अचानक सब कुछ उसके लिए सही जगह पर आ गया। हालांकि ईशान के मन में अभी भी एक संदेह था, इसलिए उसने पूछा, लेकिन रयुमा द्वारा अजगर को मारने की कहानी तो बहुत पहले की है ना? 50 शायद 100 साल पहले की। कार्तिक इतने प्राचीन काल के अजगर का दोस्त कैसे हो सकता है? कौन जाने? बड़ी माँ ने व्यंग्य किया। जब मैंने पहली बार इसके बारे में सुना था तो मुझे भी लगा था कि यह नामुमकिन है। अजगरवध की कथा बहुत पुरानी है और कार्तिक की उम्र भी लगभग मेरी ही है। इतने पुराने जमाने का उसका कोई दोस्त कैसे हो सकता है? लेकिन उसे पूरा यकीन है कि वानों के समुराई ने उसके दोस्त को मार डाला है, इसलिए वह वानों पर बार बार समुद्री डाकुओं के हमले करवाने में लगा हुआ है। नई दुनिया में एल्बाफ को सबसे मजबूत राष्ट्र के रूप में मान्यता प्राप्त है, लेकिन वानों भी बहुत पीछे नहीं हैं। बड़ी माँ ने आगे कहा, कार्तिक ने वानों पर कई समुद्री डाकुओं के हमले करवाए, लेकिन वानों के समुराई ने उन सभी को हरा दिया। वानों तलवारों का सम्मान करने वाला देश है और यहाँ कई कुशल तलवारबाज और महान तलवारबाज हैं। साधारण समुद्री डाकू उनका मुकाबला नहीं कर सकते। और कार्तिक के अलावा एक अकेला आदमी पूरे देश को कैसे तबाह कर सकता है? इसलिए जब कार्तिक को इस बात का एहसास हुआ तो उसने शैतानी फलों का सेवन करने वालों की एक सेना बनानी शुरू कर दी। मुझे लगता है कि उसका असली मकसद वानों पर आक्रमण करना और ड्रैगन हत्या करने वाले समुराई रयुमा की कब्र को अपवित्र करके अपना गुस्सा निकालना था। लेकिन मजेदार बात यह है कि कुछ साल पहले कार्तिक के वानों पर आक्रमण करने से पहले ही कुछ हुआ। रयुमा की कब्र लूट ली गई, उसका शरीर और दफन की कलाकृतियां सब चुरा ली गईं। अपना गुस्सा निकालने के लिए कोई जगह न होने पर कार्तिक ने अपना ध्यान पूरे वानों देश पर केंद्रित कर दिया। तभी उसने अपनी रणनीति क्रूर बल से बदलकर नागरिक अशांति भड़काने पर केंद्रित कर दी। वह पूरे देश को उखाड़ फेंकना चाहता है। ईशान को बड़ी माँ से ऐसी चौंकाने वाली कहानी सुनने की उम्मीद नहीं थी। बड़ी माँ को इस छुपी हुई बात का पता नहीं था, लेकिन ईशान क्रांतिकारी सेना से अपने संबंध के कारण ड्रैगन से कुछ बातें जान गया था। जैसे जैसे उसने इन बातों को जोड़ा, उसने जल्दी से एक परिकल्पना बना ली। कार्तिक संभवतः डॉक्टर वेगापंक द्वारा निर्मित एक प्राणी था, जिन्होंने विश्व सरकार की मूल कृत्रिम ड्रैगन परियोजना को अपने हाथ में ले लिया था। चूंकि वेगापंक ने ड्रैगन बनाने के लिए वंशकारक तकनीक का इस्तेमाल किया था, इसलिए अगर कार्तिक के शरीर में ड्रैगन वंशकारक मौजूद होते तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं होती। यही कार्तिक की किसी भी वातावरण के अनुकूल ढलने की क्षमता को समझा सकता है। ईशान ने अनुमान लगाया कि इस दुनिया में बहुत पहले ड्रैगन रहे होंगे। वानों की ड्रैगन हत्या की कहानी में शायद कुछ सच्चाई थी। इसके अलावा बिग माँ के संग्रह में विशाल समुद्री राजाओं ग्रिफिन जैसे दुर्लभ जीवों का अस्तित्व भी इस बात का और सबूत था। जुनेशा का उल्लेख नहीं करना चाहिए, वह विशाल हाथी जो मिंक जनजाति का घर था। ये दुर्लभ जीव आज दुनिया में अविश्वसनीय रूप से दुर्लभ हो गए हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि वेगापंक ने वंशावली कारक प्रौद्योगिकी का उपयोग करके ड्रैगन का क्लोन बनाया था, और सिर्फ एक ड्रैगन नहीं बल्कि कई। शायद यही कारण था कि कार्तिक पंख हजार्ड अनुसंधान सुविधा में अपने समय के दौरान वेगापंक के ड्रैगन में से एक के साथ वास्तव में जुड़ गया था। एक प्रायोगिक विषय के रूप में
किसी ने भी कार्तिक को एक सामान्य व्यक्ति नहीं माना। शोधकर्ताओं की नजर में कार्तिक एक राक्षस था और केवल एक राक्षस ही दूसरे राक्षस से दोस्ती कर सकता है। हालांकि बाद में पंख हजार्ड द्वीप पर कुछ हुआ होगा। कार्तिक का दोस्त बन चुका ड्रैगन शायद द्वीप से भाग गया होगा और उड़ गया होगा और कभी वापस नहीं लौटा होगा। जब पंख हजार्ड पर पहली दुर्घटना हुई तो कार्तिक ने भी अवसर का फायदा उठाया और भाग निकला। प्रयोगशाला से भागने के बाद उसका पहला विचार संभवतः अपने पुराने मित्र उस ड्रैगन को ढूंढना था जो पंख हैजर्ड से भाग गया था, और इसी दौरान उन्होंने वानों से ड्रैगन हत्या की किंवदंती के बारे में सुना। हालांकि समयरेखा बिल्कुल मेल नहीं खा रही थी, ईशान ने अनुमान लगाया कि इतनी देर तक व्यर्थ खोजबीन करने के बाद कार्तिक शायद अपना दिमाग खो बैठा है। कार्तिक के लिए वह अजगर उसका सच्चा साथी था, इसलिए बिना यह सोचे कि क्या वानो वाकई जिम्मेदार है, उसने अपने दोस्त का बदला लेने के लिए देश पर हमला बोल दिया, बिना यह सोचे कि क्या वानो ही असली दुश्मन है। बेशक समय के साथ जैसे जैसे उसने वानों पर अपने हमले जारी रखे, कार्तिक ने देश के कुछ छिपे रहस्यों की भी खोज की, जैसे कि रोड पोनेग्लिफ्स, जिसने उसके जुनून को और भी बढ़ा दिया। कुछ बातें जब सीधे योनको से सुनी जाती हैं तो वे महज अफवाहों से पूरी तरह अलग होती हैं। बड़ी माँ इतने सालों से मशहूर थीं और उन्होंने कई घटनाओं को खुद देखा था। ईशान को लगा कि कार्तिक के बारे में उनकी कही बात शायद सच ही होगी। हालांकि ईशान को यह बात हैरान कर रही थी कि क्या बड़ी माँ ने कार्तिक के बारे में जो जानकारी देने का वादा किया था वह सचमुच इतनी ही थी। अगर ऐसा होता तो उसे हराने का तरीका जानने में इससे कोई मदद नहीं मिलती। बड़ी माँ की बातों से ईशान समझ गया कि वह कार्तिक से पहले भी लड़ चुकी है, लेकिन चूंकि दुनिया कहती थी कि आमने सामने की लड़ाई में कार्तिक सबसे ताकतवर होता है, इसलिए लगा कि बड़ी माँ भी अपनी ताकत से उसे हरा नहीं सकती। हालांकि चूंकि बड़ी माँ के अधीन कई समुद्री डाकू थे, इसलिए कार्तिक भी उनसे ज्यादा नहीं जीत पाया। लेकिन अगर बड़ी माँ भी कार्तिक को नहीं हरा सकी तो उस पल ईशान को थोड़ी झुंझलाहट होने लगी। उसे लगा जैसे उसके साथ धोखा हुआ है। अगर उसे पता होता कि कार्तिक के बारे में बड़ी माँ को इतनी ही जानकारी है तो वह वहां रुकता ही नहीं। तभी बिग माँ ने आगे कहा, हालांकि कार्तिक अधिक शक्तिशाली हो गया है और उसे मारना कठिन हो गया है, मेरे बिग माँ पायरेट्स ने उसके बारे में बहुत सारी जानकारी एकत्र कर ली है और हमने अंततः एक महत्वपूर्ण बात खोज निकाली है। कार्तिक के पेट पर वह बड़ा घाव किसने किया था? हम कौन था? ईशान दंग रह गया और जल्दी से पूछा, मामा। बड़ी माँ खिलखिलाकर हंसी और बोली, वह आदमी, तुमने शायद उसके बारे में सुना होगा। उसका नाम स्कोपर गैबन है। यह नाम सुनते ही न सिर्फ लूफेल्ड और बाकी लोग चौंक गए, बल्कि स्टुसी भी, जो पहले शांत भाव से खड़ा था, आश्चर्य से खड़ा हो गया। पूरी भीड़ आश्चर्य से उछल पड़ी। स्कोपर गैबन। अंतिम संस्कार राजा ड्रग पेकलो अपने लोहे के मुखौटे के नीचे पसीने से तरबतर हो गया, चिल्लाया, समुद्री डाकू राजा रवि का बायां हाथ। जब ईशान ने यह सुना तो वह सिहर उठा। पहले तो जब बड़ी माँ ने नाम लिया तो उसे ठीक से समझ नहीं आया, लेकिन जैसे ही उसने समुद्री डाकू राजा का बायां हाथ सुना, उसे तुरंत इसका मतलब समझ आ गया। राजीव, जो सबाउडी द्वीपसमूह पर एकांत में रह रहा था, समुद्री डाकू राजा का दाहिना हाथ कहलाता था। अगर दाहिना हाथ था तो बायां हाथ भी होना जरूरी था। रवि के समुद्री डाकू दल में रवि, जाहिर है, कप्तान था और राजीव उसका पहला साथी था। कोई और प्रमुख व्यक्ति भी होना चाहिए था, शायद कोई मुख्य रणनीतिकार या दल का नेता, जो सामरिक निर्णयों के लिए या दल के भीतर एक प्रमुख लड़ाकू बल के रूप में जिम्मेदार हो।
समुद्री डाकुओं के दल की संरचना आमतौर पर ऐसी ही होती है। कप्तान के साथ दल के 3 सबसे मजबूत सदस्यों को अक्सर बिग 3 कहा जाता है। यह ईशान के ड्रैगन हंटर पायरेट्स जैसा ही है। वह कप्तान है, पहला और सबसे मजबूत। चाचा राघव चौहान पहले साथी, दूसरे नंबर के कमांडर और फिर तीसरे सदस्य हैं। मूल रूप से ईशान ने अपने सबसे ताकतवर प्रतिद्वंद्वी एनेल को युद्ध प्रतिनिधि की भूमिका निभाने के लिए चुना था। हालांकि अब जब मगरमच्छ दल में शामिल हो गया है तो एनेल की स्थिति थोड़ी अनिश्चित है। ऐसा इसलिए है क्योंकि मगरमच्छ की बुद्धि उससे कहीं ज्यादा तेज है। इसलिए ईशान पूरी तरह से निश्चित नहीं है कि उसके दल का तीसरा सबसे मजबूत सदस्य अब एनेल है या मगरमच्छ। रवि के समुद्री डाकू दल के मामले में, हालांकि चाचा राजीव पहले से ही अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली थे, उनके व्यक्तित्व के आधार पर ईशान को संदेह है कि उनका झुकाव रणनीतिकार किस्म के लोगों की ओर ज्यादा था। यानी इस तर्क के अनुसार समुद्री डाकू राजा का बायां हाथ स्कोपर गबन संभवतः अपनी युद्ध कुशलता के लिए जाना जाता था। अगर ईशान का अनुमान सही है तो बिग मां ने जो कहा कि कार्तिक के पेट पर वह बड़ा निशान छोड़ने वाला व्यक्ति स्कोपर गबन था, वह सही साबित होगा। समुद्री डाकू राजा के बाएं हाथ के रूप में स्कोपर गैबन का नाम स्वाभाविक रूप से पौराणिक होगा, विशेष रूप से पुरानी पीढ़ी के बीच। मैंने सोचा कि वह मर गया है, लूफेल्ड ने कहा। उसके माथे पर ठंडे पसीने की बूंदें बन रही थीं। बड़ी मां ने उसकी ओर देखा और कहा, इतना प्रसिद्ध व्यक्ति इतनी आसानी से कैसे मर सकता है? वह तो बस छिपा हुआ है और ऐसा लगता है जैसे वह वानों में एकांत में रह रहा हो। कार्तिक जरूर स्कोपर से घायल हुआ होगा जब वह पहले वानों आया था। इस समय बड़ी मां ने ईशान की ओर देखा और कहा, अब समझ में आया। अगर तुम समुद्री लुटेरों के राजा के बाएं हाथ स्कोपर गबन को ढूंढ सको तो शायद उससे जान सको कि उसने कार्तिक को कैसे घायल किया था। कार्तिक के पेट पर जो निशान है वही उसके शरीर पर एकमात्र चोट है। कार्तिक अपनी अपार ऊर्जा के बावजूद उसे ठीक नहीं कर पाया है और यही उसे हराने की कुंजी हो सकती है। ईशान ने सिर हिलाकर इशारा किया कि वह समझ गया है। यही वह जानकारी थी जिसकी उसे सचमुच तलाश थी। लेकिन तभी बिग मां ने अचानक बातचीत का रुख मोड़ दिया और धीमी आवाज में ईशान से कहा, बिल्कुल ईशान, अगर तुम स्मूथी से शादी कर लो तो बिग मां पायरेट्स और ड्रैगन हंटर पायरेट्स मिलकर कार्तिक को हरा सकते हैं। स्कोपर गबन के बिना भी हम उसे हरा सकते हैं, क्या तुम्हें नहीं लगता? ईशान ने बात टालते हुए हंसते हुए बगल में बैठे इंद्र और अग्नि की ओर देखा। चौंक कर बोला, अरे तुम दोनों को क्या हो गया? इससे पहले बड़ी मां की बातें सुनते हुए ईशान उन दोनों को बिजली और अग्नि की ऊर्जा दे रहा था। परिणामस्वरूप इंद्र और अग्नि काफी बड़े हो गए थे और उनकी आभा और भी ज्यादा प्रभावशाली हो गई थी। इसने तुरंत बड़ी मां का ध्यान खींचा और वह गुस्से से इंद्र और अग्नि पर चिल्लाई, मूर्ख, तुम दोनों इतने लालची क्यों हो? इंद्र और अग्नि थोड़े दुखी दिखे, लेकिन अपने होंठ चाटने से खुद को रोक नहीं पाए और बोले, लेकिन मां, ईशान की ऊर्जा बहुत स्वादिष्ट है। बड़ी मां ने झुंझलाहट में आह भरी और ईशान की ओर इशारा करते हुए कहा, तुम तो कुछ और ही हो। इन्हें खाना खिलाना बंद करो। मैं नहीं चाहती कि ये अपना नियंत्रण खो दें और चाय पार्टी की जगह बर्बाद कर दें। समझ गया? ईशान ने सिर हिलाया और इंद्र के कोमल रोएदार शरीर को थपथपाने के लिए हाथ बढ़ाया, जिससे बिजली की चिंगारियां चमक उठीं। अग्नि की बात करें तो ईशान ने उसे थपथपाया नहीं, लेकिन यह स्पष्ट था कि दोनों प्राणी बड़ी मां की आत्मिक शक्तियों से ओतप्रोत उससे और अधिक प्रेम करने लगे थे। तभी जज विनस्मोक परिवार के साथ पहुंचे।
मुस्कुराते हुए उन्होंने अभिवादन किया। आह माँ, देरी के लिए माफी चाहता हूँ। हमें कपड़े बदलने में थोड़ी देर हो गई। बड़ी माँ ने सिर हिलाया और बिना कुछ कहे आयोजन स्थल पर नजर दौड़ाई। यह देखकर कि ज्यादातर मेहमान आ चुके हैं, उन्होंने घोषणा की, शादी शुरू हो। उसके बच्चे तैयारियां शुरू करने के लिए मुड़े, लेकिन जज और उसके साथियों की तरफ देखते ही ईशान थोड़ा उलझन में पड़ गया। उसने रीजू को नहीं देखा था, इसलिए वह जज से उसके बारे में पूछे बिना नहीं रह सका। जवाब में जज ने ईशान को गुस्से से घूरा और ठंडी आवाज में अपनी बाहें पार करके उसे अनदेखा कर दिया। इससे ईशान थोड़ा असहज महसूस कर रहा था। खुशकिस्मती से रीजू आखिरकार पहुंच गया, हालांकि फैशन के हिसाब से देर से, और कार्यक्रम स्थल में दाखिल हुआ। उसका चेहरा थोड़ा उतरा हुआ लग रहा था, जिससे ईशान थोड़ा असहज महसूस कर रहा था। पहले तो उसने सोचा कि उसे अपने पास बैठने के लिए इशारा करे, लेकिन थोड़ी हिचकिचाहट के बाद वह रुक गया। रीजू सीधे विंसमोक परिवार की मेज पर चला गया। बैठते ही रीजू ने ईशान की ओर एक अजीब सी नजर डाली। ईशान ने स्वाभाविक रूप से उसकी निगाहों को देखा, लेकिन वह समझ नहीं पाया कि इसका क्या मतलब है, जिससे वह असमंजस में अपना सिर खुजाने लगा। ईशान पर एक नजर डालने के बाद रीजू ने अपनी बाहें पार कर लीं और इंतजार करने लगी। इस समय उसने स्टुसी की तरफ देखा तक नहीं, वह बेहद शांत थी। दूसरी ओर स्टुसी को बेचैनी बढ़ती जा रही थी, उसकी निगाहें और अधिक बेचैन होती जा रही थीं। उस समय विवाह स्थल पर शादी का संगीत बजना शुरू हो गया और बिग माँ ने जोर से हंसते हुए कहा, यह आखिरकार हो रहा है। तभी कैपोन बेगे प्रकट हुए। चटक सफेद सूट पहने, सीने की जेब में एक गुलाब का फूल रखे, मुंह से सिगार लटकाए और चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान लिए वे आत्मविश्वास से आगे बढ़े। उसके बगल में चारुलता शिफॉन खड़ी थी, जिसने एकदम सफेद शादी का जोड़ा पहना हुआ था। उस लंबी दांतों वाली मुस्कुराती हुई महिला के एक हाथ में गुलदस्ता था और दूसरा हाथ बेगे के गले में था। हालांकि वह थोड़ी घबराई हुई और बेचैन लग रही थी, लेकिन उसकी आंखों में एक अनोखी खुशी झलक रही थी। दूल्हा दुल्हन लंबे लाल कालीन पर साथ साथ चलते हुए समारोह स्थल के सामने बने फूलों के तोरणद्वार की ओर बढ़े। जैसे ही वे कालीन पर उतरे, अनगिनत फूलों की पंखुड़ियां हवा में उड़ उठीं और उनके चारों ओर फूलों का एक समुद्र बन गया। यह देखकर सभी मेहमान खड़े हो गए और जोड़े का स्वागत करने के लिए तालियां बजाने लगे। यहाँ तक कि ईशान, जो थोड़ी ईर्ष्या महसूस कर रहा था, भी जोश से तालियां बजाने लगा। ईशान को अच्छी तरह पता था कि कैपोन बेग सचमुच चारुलता शिफॉन से प्यार करता था। जैसे ही बेगे और शिफॉन आगे बढ़े, बेगे ने एक उज्ज्वल, आत्मविश्वास भरी मुस्कान बनाए रखी और हर मेहमान का आभार व्यक्त करते हुए सिर हिलाया। लेकिन जब उसकी नजरें ईशान से मिलीं, तो उनके बीच एक मौन समझ का संचार हुआ, एक ऐसा अलिखित संदेश जो सिर्फ दोनों के बीच ही था। सब कुछ तैयार था। दूल्हा दुल्हन आ चुके थे और शादी औपचारिक रूप से शुरू हो गई थी। संगीत की धुन पर कैपोन बेगे और शिफॉन हाथों में हाथ डाले फूलों से सजे मेहराब के नीचे खड़े थे। शिफॉन, आप दोनों को आशीर्वाद। बड़ी माँ के दर्जनों बच्चे मौजूद थे और उनमें से कई ने चारुलता शिफॉन को हार्दिक बधाई दी। हालांकि बड़ी माँ ने केवल खर्राटे लिए और ठंडी सांस छोड़ी। लोला से उसकी समानता के कारण, जो एक तयशुदा शादी से भाग गई थी, बिग माँ शिफॉन को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। हालांकि कटकुरी और बाकी भाई बहन शिफॉन के साथ अच्छे संबंध बनाए रखते थे, लेकिन उनकी माँ बिग माँ जायंट्स के राजकुमार लोकी के साथ उनके असफल विवाह के लिए पूरी तरह से उसे ही दोषी ठहराती थीं। इसी वजह से बिग माँ उसे लगातार मारती पीटती और डांटती रहती थीं और कभी भी उसे अपनी सच्ची